अ, हाय। आज हम पढ़ेंगे शिक्षण विधियाँ, वही हिंदी की। तो शुरू करते हैं। मीन्स कि हमने पहला यूनिट कंप्लीट कर दिया था, आज दूसरा यूनिट है। दूसरे यूनिट में भी 4 पार्ट हैं, मतलब कि 4 टॉपिक्स हैं, ए बी सी डी, या फिर 1 2 3 4 5 4 सॉरी। अ, दूसरे यूनिट के पहले टॉपिक का नाम है भाषाई कौशलों का विकास। मीन्स कि भाषा के जो कौशल हैं उनका विकास, जैसे कि भाषा और कौशल का मतलब होता है कला। तो भाषा की कला, जो भाषा बोलते हैं हम अपनी उस कला का विकास कैसे कैसे होता है, और वो कला कितने प्रकार की है। तो भाषा कौशल 4 प्रकार के होते हैं: सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। इसे LSRW से भी याद कर सकते हैं। एल का मतलब होता है लिसन, एस का मतलब होता है स्पीक, आर का मतलब होता है रीड, और डब्ल्यू का मतलब होता है राइट। और ये क्रम से याद रखना है, कोई भी आगे पीछे प्रकार नहीं होना चाहिए। ठीक है। जैसे कि हमने सुनना, बोलना, पढ़ना, ये लिखना, यह सब तो समझ लिया है। लेकिन देखो, समझने की बात ये है कि भाषा दो के कौशल 2 प्रकार के होते हैं मुख्यतः। एक तो ग्रहण पक्ष, और एक अभिव्यक्ति पक्ष। अब ग्रहण पक्ष और अभिव्यक्ति पक्ष क्या है उसको समझ जाता हूँ मैं। ग्रहण पक्ष मीन्स कि जब हम कोई ज्ञान ग्रहण करते हैं तो वो ग्रहण पक्ष कहलाता है, और जब हम कोई ज्ञान देते हैं तो वो अभिव्यक्ति पक्ष कहलाता है। तो अब सुनेंगे तो हम ज्ञान ग्रहण करते हैं, तो ग्रहण पक्ष में सुनना आता है और पढ़ना आता है। 3 नंबर और 1 नंबर और 3 नंबर। जैसे कि सुनना और पढ़ना ग्रहण करने में आता है, इसलिए ग्रहण पक्ष में सुनना और पढ़ना आता है। अभिव्यक्ति में बोलना और लिखना आता है, क्योंकि हम अपने विचारों को किसी और को देते हैं। इंग्लिश में से प्रोडक्ट कहते हैं, और उसको रिसिप्टिव कहते हैं शायद से, क्योंकि रिसिप्टिव का मतलब होता है ग्रहण करना। तो लिसनिंग और रीडिंग वो रिसिप्टिव में आता है, और प्रोडक्टिव में स्पीकिंग एंड राइटिंग आता है। तो भाषा के 4 कौशल, जिसका चार्ट यहाँ पर बना हुआ है, देखो। उच्चरित पक्ष और लिखित पक्ष। अब उच्चरित पक्ष में सुनना आता है और बोलना आता है। सुनना जो है वो ग्रहण पक्ष में आता है, और अभिव्यक्ति पक्ष में बोलना आता है। ठीक है। और ग्रहण पक्ष में इधर पढ़ना है, और लिखित अभिव्यक्ति पक्ष में लिखना आता है। जैसे कि ये हमने पहले भी पढ़ चुका है। श्रवण कौशल का संबंध कर्ण यानी कि कान से होता है, जैसे कि आपको सबको पता है। श्रवण कौशल ही अन्य भाषाई कौशल को विकसित करने के लिए प्रमुख आधार होता है। अगर पूछे कि अन्य भाषाई कौशलों को विकसित करने के लिए कौन आधार होता है, श्रवण कौशल, फिर उच्चारण कौशल, वाचन कौशल, या फिर लेखन कौशल, तो उसमें हमें श्रवण कौशल करना पड़ेगा, क्योंकि सबसे पहले बच्चा सीखता ही श्रवण कौशल के माध्यम से। तो सभी भाषाई कौशलों का आधार कौन है, तो श्रवण कौशल। अब श्रवण कौशल को ही अध्ययन की आधारशिला भी कहा जाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले ही, अभी बता चुका हूँ। श्रवण कौशल की मुख्य विधियाँ कौन कौन सी? श्रुति लेखन। जब श्रुति लेखन का मतलब समझना, एक अध्यापक कुछ शब्दों का या फिर पाठ को बोलता है, और छात्र उस पाठ को सुनकर बिना देखे लिखना प्रारंभ करते हैं, और उसे ही कहते हैं श्रुतिलेख। सिर्फ सुनकर लिखना श्रुतिलेख कहलाता है, जिसमें अगर श्रुतिलेख विधि का उपयोग करेंगे तो छात्र की सुनने की क्षमता बढ़ेगी। इसलिए पहली विधि कौन सी है? श्रुतिलेख विधि। दूसरी है वाद विवाद विधि। इसमें क्या होगा, जब वाद विवाद 2 छात्र करेंगे तो अन्य छात्र उसको ध्यान से सुनेंगे। यह भी श्रवण कौशल के अंदर आता है। भाषण विधि, इसमें भी जब एक अध्यापक भाषण देता है तो छात्र उसे ध्यान से सुनता है, इसलिए यह भाषण विधि भी श्रवण कौशल के अंदर आ सकती है। कविता पाठ विधि भी भाषण विधि की तरह ही है। जब कोई कविता पढ़ेगा तब उसको सुनना और उसका पाठ करने वाले को ध्यान से सुनना श्रवण कौशल के अंदर आता है। वचन नहीं, यहाँ पर वाचन कौशल है। जब कोई हम खुद से पढ़ते हैं जोर से स्वर के साथ में, तो हमारी ही आवाज़ हमें सुनाई देती है, तो उसे भी श्रवण कौशल के अंदर रख सकते हैं। अंतराक्षरी विधि मीन्स कि जब हम अंतराक्षरी खेलते हैं तो उन सभी गानों को सुनना
श्रवण कौशल के अंदर आता है कहानी कहना व सुनना विधि, श्रवण कौशल में है प्रश्न उत्तर विधि, ये सब भी श्रवण कौशल विधि में। दूसरी है उच्चारण कौशल, मीन्स की बोलने की विधि। जब मानव अपने मुख से अपने विचारों की अभिव्यक्ति करता है तो उसे उच्चारण कौशल कहा जाता है। सभी को पता है भाव अभिव्यक्ति का सहज व सरलतम माध्यम यही है, कौन सा, उच्चारण विधि, क्योंकि हम अपने भावों को इस मौखिक अभिव्यक्ति क्योंकि हम अपने भावों को आसानी से किसी को कहकर सुना सकते हैं, इसलिए उच्चारण विधि जो है वो भाव अभिव्यक्ति की सबसे सरलतम माध्यम है, क्योंकि इस मौखिक अभिव्यक्ति की भी कहते हैं तो ज्ञान अर्जन हेतु उपयोगी माध्यम है अशिक्षित व्यक्ति हेतु। इस लाइन को मैं थोड़ा सा फिर से रिपीट करता हूँ, क्योंकि इसे मौखिक अभिव्यक्ति भी कहते हैं तो ज्ञान अर्जन हेतु उपयोगी माध्यम अशिक्षित व्यक्ति के लिए है। अब कोई व्यक्ति अशिक्षित है जिसको पढ़ना नहीं आता, अब उसे पढ़ना नहीं आता तो उसे कोई अन्य देश या फिर अन्य भाषा बोलने वाला व्यक्ति आएगा तो सुनना भी नहीं आएगा, लिखना भी नहीं आएगा, तो वो अपने मतलब कि उच्चारण के द्वारा सामने वाले व्यक्ति को कुछ कह सकता है या फिर समझाने की कोशिश करेगा। तो इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि मौखिक अभिव्यक्ति ज्ञान अर्जन हेतु उपयोगी माध्यम है अशिक्षित व्यक्ति के लिए। जो अनपढ़ व्यक्ति है वो मौखिक अभिव्यक्ति के कारण यानी कि बोलकर ज्ञान अर्जन कर सकता है। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति अनपढ़ है, वह कहीं विदेश में जाता है, या फिर जैसे कि आप ही कहीं विदेश में जाते हैं, आपको पता नहीं है कि पानी को आगे क्या कहते हैं, मतलब कि अन्य भाषा में क्या कहते हैं, तब आप उसके सामने इशारा करके या फिर बोलकर वाटर कहकर उसके अन्य नाम किस प्रकार से बोले जाते हैं उसके बारे में ज्ञान लेंगे। तो इसीलिए कहा गया है अशिक्षित व्यक्ति के लिए ज्ञान अर्जन की सबसे उपयोगी और सरलतम माध्यम कौन सा है, उच्चारण विधि। उच्चारण कौशल की प्रमुख विधियाँ कौन सी, श्रुतिलेख, वही अगर शिक्षक बोलेगा श्रुतिलेख के समय, श्रुतिलेख विधि मैंने आपको बता दी है, शिक्षक बोलता है और छात्र बिना सिर्फ सुन के बिना देखे लिखता है। तो जब शिक्षक बोलेगा तो वो उच्चारण करेगा, जिसके कारण छात्र को किस शब्द को किस प्रकार उच्चारित करना है वो समझ में आएगा। तो ये श्रुतिलेख विधि में आता है। वाद विवाद विधि भी इसमें आता है, भाषण विधि, कविता पाठ विधि, सस्वर वाचन। यहाँ पर दो नए प्रकार, एक तो संश्लेषण विधि और एक विश्लेषण विधि। संश्लेषण विधि का मतलब ये होता है, ये अमनोवैज्ञानिक है, मनोवैज्ञानिक नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। यह अमनोवैज्ञानिक विधि है, इसे अल्फ़ाबेटिक मेथड भी कहते हैं। इसमें वर्ण से वाक्य की ओर बढ़ते हैं, जैसे कि इसमें कोई संश्लेषण विधि का मतलब होता है जब एक शिक्षक किसी वर्ण जैसे कि क ख ग घ अंग, ये सब वर्ण है, उसको बोर्ड पे लिखेगा और बोलेगा क, तो छात्र उस वर्ण को देखकर बोलेगा क। तो यहाँ पर कोई मनोवैज्ञानिक तरीका लग रहा है, नहीं लग रहा है। बस क्या हो रहा है, अल्फ़ाबेट सामने बोर्ड पे लिखे होते हैं, शिक्षक उसको बोलता है देख कर, उस पर अंगुली रखकर या फिर अपने डंडे को रखकर, तो छात्र भी उस वर्ण को देखकर बोलते हैं। यह संश्लेषण विधि है, ठीक है। अब विश्लेषण विधि क्या है, यह मनोवैज्ञानिक विधि है, यह वाक्य से वर्ण की ओर जाता है। अब जब अध्यापक पूरा वाक्य लिखेगा और फिर बोलेगा राम बेर खाता है, अब ये वाक्य लिखने के बाद राम के ऊपर अंगुली रखकर कहेगा ये राम, फिर बेर के ऊपर अंगुली रखकर करेगा बेर, फिर खाता है पर हाथ रखकर कहेगा खाता है, तब छात्र सोच में पड़ जाएगा कि राम ऐसे लिखा जाता है, बेर ऐसे लिखा जाता है और खाता है ऐसे लिखा जाता है। इसलिए यह वाक्य से वर्ण की ओर बढ़ता है। कौन सी विधि, विश्लेषण विधि। और संश्लेषण विधि वर्ण से वाक्य की ओर बढ़ती है, ठीक है। अब वाचन कौशल के बारे में बात करते हैं। वचन का वास्तविक अर्थ लिखित सामग्री का अर्थ ग्रहण करना होता है, मतलब कि वाचन का वास्तविक अर्थ क्या होता है, लिखित सामग्री को का अर्थ ग्रहण करना। ध्वनि के प्रतीक को देखकर पहचान और वर्णों का प्रयोग से शब्दों का निर्माण करना वाचन कौशल में आता है। पठन या फिर वाचन कौशल की शिक्षण विधि कौन सी, वर्ण विधि, जिसमें क्या होता है, छोटे छोटे वर्ण लिखे होते हैं क ख ग घ अंग, उनको छात्रों के सामने रखकर पढ़ने को कहा जाता है कि इसको पढ़ो, तो छात्र पढ़ते हैं, वह वर्ण विधि। शब्द को छात्र के सामने रखकर पढ़ने को कहा जाता है तो वो शब्द विधि। वाक्य को छात्र के सामने रखकर कहा जाता है इसे पढ़ो, तो वो वाक्य विधि। ध्वनि साम्य विधि, एक समान ध्वनि वाले वर्ण शब्द रखकर छात्र को पढ़ाया जाता है, जैसे कि राम, काम, धाम, आम, यह सब एक समान ध्वनि वाले शब्द पढ़ने को कहा जाता है। कविता विधि, ये तो सबको आता है। सहचार्य विधि, सहचार्य विधि का मतलब क्या होता है, जब जैसे कि एक छात्र को पहले से पता है आम को आम कहते हैं,
लेकिन आम लिखते कैसे वह पता नहीं है। तो उसके सामने आम का चित्र रख देंगे और उसके नीचे हम आम यूँ हिंदी में लिखेंगे। तब छात्र को पता चलेगा आम ऐसे लिखते हैं और इस प्रकार की लिखावट को आम कहते हैं। जैसे कि आपने छात्रों की पुस्तकों के नीचे या फिर कई पुस्तकों के नीचे चित्र और उसके नीचे उस चित्र का नाम लिखा हुआ देखा होगा, उसे ही साहचर्य विधि या फिर मोंटेसरी विधि कहते हैं। यही मोंटेसरी विधि है। हमने मोंटेसरी विधि पहले पढ़ चुके हैं। संयुक्त विधि, जिसमें सभी विधियाँ एक साथ प्रयोग में ली जाती हैं, वह संयुक्त विधि। देखो और कहो विधि, यही कि आप अन्य किसी भी वस्तु को देखो और फिर कहो उसके बारे में कि यह क्या है, यह पठन विधि में आता है। अक्षर बोध विधि, वही क ख ग घ अंग। अनुध्वनि विधि, अनुध्वनि विधि में क्या होता है कि एक समान दिखने वाले पर उच्चारण के समय अलग अलग ध्वनि निकालने वाले अनुध्वनि विधि कहलाते हैं। जैसे कि बी यू टी, इसको कहते हैं बट, लेकिन पी यू टी को कहते हैं पुट। तो यह अनुध्वनि विधि आती है, जिसमें एक समान दिखने वाले शब्द होते हैं लेकिन उच्चारण उनका अलग अलग होता है। उस प्रकार से सिखाया जाता है, उसे अनुध्वनि विधि कहते हैं। भाषा यंत्र उपकरण विधि, जिसमें अलग अलग यंत्र छात्र के सामने रखे जाते हैं और फिर उसे सुनकर या फिर उन्हें पढ़कर छात्र ज्ञान प्राप्त करता है। जैसे कि रेडियो हो गया, टेलीविज़न हो गया, ब्लैक बोर्ड हो गया आदि। सम्मित पाठ विधि, समित पाठ विधि या फिर सम्मित पाठ विधि या फिर सम्मेत पाठ विधि, इसका मतलब क्या होता है? छात्र और अध्यापक दोनों एक साथ मिलकर कक्ष में पाठ को पढ़ते हैं। ये सम्मित पाठ विधि या फिर सम्मित पाठ विधि कहलाता है। ठीक है। वाचन जो है, अभी हमने ये पढ़ा वाचन, उसके और भी प्रकार है। एक तो मौन वाचन और एक स्वस्वर वाचन। सस्वर का वाचन का मतलब जोर से पढ़ना और मौन वाचन मीन्स कि मन में पढ़ना। जोर से पढ़ने की 4 विधियाँ हैं। पहली व्यक्तिगत विधि, जो एक जैसे कि अभी मैं जो इस सबको देकर व्यक्तिगत रूप से अकेले पढ़ रहा हूँ, यह व्यक्तिगत वाचन हो गया। सामूहिक वाचन, जब कक्ष में छात्रों को एक साथ कहा जाता है कि इस पाठ को पढ़ो, वो सामूहिक विधि। आदर्श वाचन, जब सरल रूप से शांति से पढ़ा जाए, उसे आदर्श वाचन कहते हैं। अनुकरण वाचन, एक अध्यापक बोर्ड पे एक लाइन लिखता है और वो बोलता है, फिर छात्र उसका अनुकरण करते हैं, मीन्स कि उसके देखा देख बोलते हैं, तो उसे अनुकरण वाचन कहते हैं। जैसे कि अध्यापक पहले लिखता है राम घर गया, अब फिर वह उस बोर्ड पर जो लाइन है उसको पहले पढ़ेगा अध्यापक, राम घर गया, और फिर उसके बाद छात्र उनको सुनकर फिर से अनुकरण करेंगे और कहेंगे वह राम घर गया। यही अनुकरण विधि है। उसके बाद मौन वाचन, उसके 2 प्रकार होते हैं, द्रुत वाचन और गहन गंभीर वाचन। द्रुत वाचन का मतलब होता है कि फटाफट पढ़ना, और गहन वाचन का मतलब होता है धीरे धीरे पढ़ना। द्रुत वाचन मीन्स कि जैसे कि कोई पाठ हम फटाफट पढ़ लेते हैं सिर्फ मनोरंजन के लिए, वो द्रुत वाचन में आता है। लेकिन गहन वाचन में किसी जानकारी को ग्रहण करने के लिए हम कोई पाठ या फिर कोई चीज़ ध्यान से पढ़ते हैं, मौन रखकर, वह गहन वाचन में आता है। जैसे कि अखबार हो गया, वह गहन वाचन में आता है क्योंकि हम उसको ध्यान से, धीरे से, फोकस के माध्यम से पढ़ते हैं। और द्रुत वाचन का मतलब होता है जिसे हम फटाफट पढ़ते हैं लेकिन मौन रहकर। लेखन कौशल तीसरा हो गया। चौथा, लेखन कौशल, अपने भावों को जिन विशिष्ट तरीके से विशिष्ट को नहीं लिखा है, शायद से यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है। अपने भावों को जिन विशिष्ट चिन्हों के माध्यम से लिखित रूप में व्यक्त किया जाता है, उन्हें लिपि कहते हैं। इसे साक्षात्कार का पर्यायवाची भी कहते हैं। यह इम्पोर्टेंट है। जैसे कि साक्षात्कार में क्या होता है, इंटरव्यू, यानी कि एक आपने आईएएस का इंटरव्यू सुना होगा, आरएस का सुना होगा, जिसमें क्या होता है 4-5 बोर्ड मेंबर बैठते हैं और सामने जो व्यक्ति होता है एस्पिरेंट, वो बैठता है, उसके सामने प्रश्न करते हैं और उसका जवाब एस्पिरेंट देता है। यह तो उसे साक्षात्कार विधि कहते हैं। और उसी का पर्यायवाची किसको कहा गया है? लेखन कौशल को। तो साक्षात्कार विधि का पर्यायवाची क्या है? लेखन विधि, वाचन विधि, या फिर उच्चारण विधि, या श्रवण विधि। तो आपको करना है लेखन विधि। ठीक है, यह बहुत इंपॉर्टेंट लाइन थी। लेखन कौशल की विधियाँ, पहली है रूपरेखा अनुकरण विधि। इसका मतलब होता है, जब आपने नर्सरी क्लास के बच्चों को देखा होगा, उनको बिंदु बनाकर सभी वर्ण दिए जाते हैं और वह छात्र उन पर घोंटकर लिखते हैं, यह रूपरेखा विधि कहलाता है। स्वतंत्र अनुकरण विधि, यह प्राथमिक स्तर के लिए उपयोगी है। इस विधि का अध्यापक
इस विधि में अध्यापक बालकों को अभ्यास पुस्तिका में शब्दों को लिखता है, फिर बालक उन्हीं शब्दों को वापस से लिखते हैं। जैसे कि एक पुस्तक में राम पहले पेज पर लिखा, अब उसकी जैसे ही अन्य शब्द भी लिखे जाएंगे, राम 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 बार बार छात्र लिखेगा। यही स्वतंत्र अनुकरण विधि। और जो पहली विधि जो बताई थी उसमें अध्यापक पूरी पुस्तक में डॉट बनाकर देता है राम 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 के, और जिससे घोट कर छात्र लिखते हैं। रूपरेखा विधि और स्वतंत्र अनुकरण विधि में यह फर्क है। मोंटेसरी मैंने आपको पहले भी बता दिया है, मोंटेसरी विधि हर जगह आती है, साहचर्य विधि भी कहते हैं, जिसमें चित्र रखे होते हैं और छात्र उनको देख कर लिखे, यह मोंटेसरी विधि होती है। बालक की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर मैडम मोंटेसरी ने इस विधि का निर्माण किया। इसमें कागज के मोटे गत्तों, लकड़ी के प्लास्टिक के टुकड़ों पर शब्दों की उभरी हुई आकृति होती है। बालकों को इन आकृति पर अंगुली घुमाने के लिए कहा जाता है, फिर उन्हें शब्दों का ज्ञान कराया जाता है। ठीक है। इस विधि में बालकों के हाथ का आँख और कान तीनों सक्रिय रहते हैं। यही मोंटेसरी विधि, वही जो मैंने आपको बताया वही। और उसका अन्य माध्यम यह भी है जो लिखा है कि मोटे गत्ते, लकड़ी, प्लास्टिक के टुकड़े पर भी शब्दों को उभरी हुई आकृति को देखकर उसका ज्ञान करता है बालक, तो उसे मोंटेसरी विधि कहते हैं। पेस्टोलॉजी विधि में क्या होता है कि आकृति बनाना सिखाते हैं, उसे ही कहते हैं पेस्टोलॉजी विधि। जैसे कि यहाँ पर आप जूम करके मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर क के लिए पहले एक सर्कल बनाए, उसके बाद एक डंडा, फिर आधा क, फिर पूरा क। तो यानी कि किसी वर्ण को लिखने का तरीका जब बताया जाता है अध्यापक द्वारा तो उसे पेस्टोलॉजी विधि कहते हैं। यह लेखन विधि के अंतर्गत आती है। ये क्वेश्चन आया था शायद से 2011-12 में कि पेस्टोलॉजी विधि किसके अंतर्गत आती है, श्रुति लेख, फिर वाचन, फिर उच्चारण या फिर लेखन। तो ये लेखन में आती है। इस विधि में अध्यापक वर्णों के टुकड़े करके फिर उन्हें टुकड़ों को मिलाकर अक्षरों का ज्ञान कराता है। यह पेस्टोलॉजी विधि कहलाता है। जैकोटॉक विधि, जैकोटॉट महोदय ने के नाम पर इस विधि का नाम जैकोटॉक पड़ा है। इस विधि में अध्यापक द्वारा श्यामपट्ट पर लिखे हुए मूल शब्द को देखकर बालक अपने लिखे हुए शब्द का में संशोधन करता है। जैसे कि छात्र को पहले कहा गया कि तुम आम यूं लिखो, छात्र के द्वारा लिखने के बाद अब अध्यापक पुनः बोर्ड पर आम लिखेगा। छात्र उस बोर्ड पे लिखे हुए शब्द और अपनी पुस्तक में लिखे हुए शब्द को देखेगा और उसमें जो गलतियां हैं उसे सुधार करे, उसे जैकोटॉट विधि कहते हैं। ठीक है। परंपरागत विधि, इस विधि में पहले स्वर, फिर मात्रा, फिर व्यंजन, फिर शब्द तथा वाक्य लिखने सिखाए जाते हैं। यह इंपॉर्टेंट है कि क्रम पूछ सकता है, पहले क्या सिखाया जाता है, स्वर, उसके बाद मात्रा, फिर व्यंजन है। ठीक है। पहले स्वर, मात्रा, फिर व्यंजन, शब्द, फिर वाक्य, यह क्रम याद रखना। परंपरागत विधि। समान आकृति समूह विधि, इस विधि में वर्णों को कुछ समूह में विभाजित कर लिया जाता है तथा समूह के वर्गों को एक साथ लिखना सिखाया जाता है। यह आगे वाली लाइन पढ़नी, इस विधि में थोड़े से प्रयास से ही छात्र सीखना जान जाता है। जैसे कि कमल, रमन आदि शब्द ये समान आकृति के होते हैं तो उनको लिखना सिखाया जाता है। ठीक है। और वर्तनी, एक दूसरा छोटा सा टॉपिक है। वर्तनी का मतलब यह होता है कि अक्षर को ज्ञान होना या फिर लिखने का ज्ञान होना, यह वर्तनी कहलाता है। यहाँ पर जो लिखा है वह मैं पढ़ के एक बार सुना देता हूँ। वर्तनी का अर्थ होता है अक्षरों को सुंदर तथा सुडौल लिखने से नहीं, अपितु शब्दों में निहित वर्णों को सही क्रम में लिखना, यानी कि उनको सुंदर बनाना या फिर सुंदर राइटिंग वर्तनी नहीं कहलाता है। उन वर्णों को सही क्रम से, यानी कि ऊ की मात्रा, ई की मात्रा, यह सही क्रम से जमाना वर्तनी कहलाता है। शुद्ध वर्तनी भाषा का एक रूप प्रस्तुत करती है, इसलिए भाषा शिक्षा का वर्तनी एक महत्वपूर्ण अंग है। भाषा का शिक्षा वर्तनी में एक महत्वपूर्ण अंग है। शुद्ध वर्तनी का प्रभाव गठन, उच्चारण तथा रचनात्मक अन्य रूपों में पड़ता है। अशुद्ध वर्तनी के कारण क्या कौन से, दो, तकनीकी कारण और व्यावहारिक कारण। तकनीकी कारण क्या है, लिपि की अज्ञानता। उच्चारण मतलब कि मशीनी कारण क्या है, वर्तनी के गलत होने के, तो एक तो लिपि की अज्ञानता, मीन्स कि हम कभी कभी कुछ टाइप करते हैं तो कुछ और टाइप होता है, तो यह लिपि की अज्ञानता है। उच्चारण वैषम्यता, मीन्स कि हमें बोलने में गलती होती है जिस कारण से टाइपिंग मिस्टेक होती है या फिर सुनने में मिस्टेक होती है, तो वह उच्चारण वैषम्यता। संयुक्त अक्षरों का प्रयोग, मीन्स कि एक साथ हम अक्षरों को लिखने के प्रयास करते हैं जिसके कारण गलती होती है। व्याकरण की अनभिज्ञता, मीन्स कि व्याकरण का सही ज्ञान नहीं होता। सर्वमान्य रूपों का अभाव, मीन्स कि ज़्यादातर क्या होता है, कुछ दो गुटों में लोग बैठ जाते हैं कि यह गलत है यह सही है, मीन्स कि कोई भी सर्वमान्य तथ्य नहीं होता है कि कैसे क्या लिखना चाहिए, तो इसकी भी कमी होती है। हाँ, व्यावहारिक कारण, संशोधन का कार्य का अभाव, फिर
मीन्स कि व्यावहारिक कारण क्या है? संशोधन का कार्य का अभाव, प्रयोगकर्ता की असावधानी, अभ्यास का अभाव, वातावरण का प्रभाव। वर्तनी के शिक्षण के उद्देश्य, शुद्ध वर्तनी का ज्ञान, फिर वर्तनी से संबंधित कौशलों की क्षमता का विकास। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर से ही बता देता हूँ, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं। वर्तनी का मतलब यही होता है कि जो हमारे लिखने की कला है उसमें क्रमबद्धता होनी चाहिए, उसमें अक्षरों की सुंदरता और सुडलता से लिखना तो ज़रूरी है, लेकिन केवल अक्षरों की सुंदरता और सुडलता होनी ज़रूरी नहीं है, केवल नहीं, उसके साथ वर्णों का सही क्रम भी होना चाहिए, यही वर्तनी है। उसके अलावा आप ज़्यादा इसके अंदर डिफली मत जाओ कि अशुद्धियाँ क्या होती हैं, वो सब तकनीकी क्या होता है, व्यवहारिक क्या होता है, इतना नहीं आता है, ठीक है। रीड के हिसाब से हम देखें तो यही इम्पोर्टेंट है। इस हिसाब से हमारा आज का सेशन भी ख़त्म हुआ, जिसमें हमने क्या पढ़ा है? भाषाई कौशलों का विकास। इसमें 4 भाषाई कौशल होते हैं, कौन कौन से? सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, जिसके बारे में हमने सब कुछ पढ़ लिया है। एक बार आप फिर से देख लेना ताकि आपको समझ में आ जाए। इसके नोट्स बनाने वैसे ज़रूरी भी हैं, और ना बनाओ तो भी इस वीडियो को केवल देखकर ही और सुनकर ही आप समझ सकते हो कि कैसे क्या पढ़ना है, ठीक है। ओके, बाय।